अर्पिता एक ऐसे परिवार से संबंध रखती थी जहां लड़कियों की शिक्षा का कोई मोल नहीं था। जहां 10वीं तक पढ़ाई कर ली बस उनके बाद शादी करवा दी जाती थी। पर अर्पिता के माता पिता ने उसे ही बड़े प्यार के साथ पाला और अपने घर परिवार माहौल वालों से लड़कर झगड़कर अर्पिता को कॉलेज पढ़ने भेजा। वो चाहते थे कि उनकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो सके। वो हमेशा अर्पिता को आगे बढ़ना हुआ देखना चाहते थे, इसलिए अपने परिवार के खिलाफ जाकर भी उन्होंने उसे पढ़ाया लिखाया और आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजा। गांव से निकलकर जब अर्पिता पहली बार शहर में आई थी तो उसे ये स्वतंत्रता, यहाँ का वातावरण, खुले विचार, बिना रोक टोक की बहुत पसंद आई। क्योंकि लड़के भी कॉलेज में पढ़ते थे। अमित से उसकी मुलाकात दूसरे मंजिल से नीचे उतरते हुए हुई। वो फाइनल ईयर में था और अर्पिता फर्स्ट ईयर में थी। ये पहली दोस्ती जो हुई वो अर्पिता को अमित का दीवाना कर गई। फाइनल एग्ज़ाम आते आते तो दोनों शादी के सपने देखने लगे। अमित का तो वैसे भी आगे बढ़ने का मन नहीं था। उसको तो वैसे भी अपने पापा का बिजनेस संभालना था, इसलिए उसके लिए ग्रेजुएशन होना भी बड़ी बात हो गई थी। लेकिन इधर अर्पिता तो अमित के प्यार का ऐसा नशा चढ़ा था कि उसे ये तक समझ नहीं आ रहा था कि उसके माता पिता पर क्या बीतेगी। उसका एक कदम उसके घर में आने वाली हर लड़की की शिक्षा को रोक देगा। अमित ने उसे सपने भी रंगीन ऐसे ही दिखाए थे। वो तो अक्सर उसे यही कहता था कि इतना पढ़कर तुम्हें कौन सा नौकरी करनी है। अरे तुम तो एक बिजनेस फैमिली में जा रही हो, हमारे यहाँ तो नौकर काम करते हैं, तुम्हें तो वैसे भी शादी के बाद आराम करना है। अर्पिता धीरे धीरे उसकी बातों में आने लगी थी। गांव में पली बड़ी लड़की को शहर का आराम अपनी ओर खींचने लगा था। उसे अमित पर अपने से ज़्यादा विश्वास हो चला था, पर वो जानती थी कि उसके माता पिता शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। तैयार तो अमित के माता पिता भी नहीं थे। आखिर अर्पिता उनके स्टैंडर्ड से मैच नहीं खाती थी, तो उन्होंने भी अमित को शादी के लिए मना कर दिया। लेकिन अमित तो अब अर्पिता के साथ शादी की जिद पर अड़ा हुआ था। उधर पता नहीं गांव में कैसे अर्पिता के माता पिता को पता चल गया और वो उसे वहां से वापस ले गए। एक रात अर्पिता सबको नींद में सोता हुआ छोड़कर गांव से भाग आई, पर गांव से आने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो आते समय अपनी माँ की अलमारी से सोने के गहने और पैसे चुरा लिए थे। अमित तो उससे शादी करने के लिए वैसे भी तैयार था, तो दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। पर अमित के माता पिता ने तो शुरू में ही उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने सोने के गहने को बेचकर उन्होंने अपनी रहने खाने पीने की व्यवस्था की। जब तक प्यार का खुमार था और जेब में पैसे थे, तब तक समीर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता था। लेकिन धीरे धीरे जब प्यार का नशा उतरा और पैसे भी खत्म हो गए, तो दोनों का आटे दाल का भाव पता चल गए। दोनों पति पत्नी में लड़ाई होने लगी, लेकिन दोनों की समस्या ज़्यादा दिन तक नहीं रही, क्योंकि अमित अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, बाकी तो दोनों बेटियां थी। बुढ़ापे में बेटा ही सब कुछ संभालेगा, ये सोचकर कुछ दिनों बाद वो खुद अमित को लेने आ गए और मजबूरन उन्हें अर्पिता को ले जाना पड़ा। आज घर में काफ़ी रौनक थी। छोटी ननंद शिवानी की शादी 5 दिन बाद ही थी, तो सब उसकी तैयारी में लगे हुए थे। बड़ी ननंद बिल्लो और उसके पति भी घर आए हुए थे। सब लोग पिताजी के कमरे में बैठकर उसकी बारे में बात कर रहे थे, जबकि घर की बहू अर्पिता सबके लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर रही थी। जैसे ही चाय नाश्ता तैयार हुआ, वो सबका चाय नाश्ता लेकर उनके कमरे में गई, लेकिन उसके कमरे में प्रवेश करते ही सब लोग नाराज होने लगे। अर्पिता को ये बात बहुत खराब लगी, पर फिर भी उसने सबको चाय नाश्ता दिया और खुद भी अपना चाय नाश्ता लेकर बैठ गई। लेकिन तभी मम्मी जी ने उसके पति अमित से अर्पिता को बाहर भेजने का इशारा किया, जिससे अर्पिता ने देख भी लिया, लेकिन अनजान होने का नाटक करती हुई वो चुपचाप बैठी रही।
अंत में अमित ने अर्पिता से कहा, हम लोग कुछ ज़रूरी बात कर रहे हैं, प्लीज़ तुम अपने कमरे में जाकर चाय नाश्ता कर लो। अर्पिता ने प्रश्न भरी नज़रों से अमित को देखा, जैसे कह रही हो कि मैं भी तो इस घर की सदस्य हूँ, भला मेरे सामने बात क्यों नहीं हो सकती। मुझे भी तो इस घर में क्या चल रहा है वो सब बातें जानने का हक है। शायद उसकी ये बात उसकी ननद ने समझ ली, इसलिए वो अर्पिता से बोली, भाभी वो क्या है ना कि सब आपके लायक कोई नहीं होगा तो हम आपको ज़रूर बुलाएंगे। अभी तो आपका कोई काम नहीं है तो आप नाश्ता करके अपना काम ख़त्म कर लो। वैसे भी आपको पता है शादी के घर में बहुत से काम होते हैं और आप घर की बहू हो तो आपको ही सब कुछ संभालना है। उसकी बात सुनकर अर्पिता ने मन ही मन सोचा, हाँ मैं तो घर के काम करने के लिए ही हूँ, बाकी तो मुझे पता भी नहीं कि कौन कब चला आ रहा है और कहाँ क्या खर्च हो रहा है, घर में क्या सामान आया और क्या नहीं। बाजार से भी सामान लाकर सीधे अलमारी में रख दिया जाता है। मुझे तो कुछ भी बताया नहीं जाता, पर इतने लोगों के बीच बोलकर अपनी क्या बेइज्जती करे, इसलिए चुपचाप उठकर अपने कमरे में आ गई। काफ़ी देर तक तो उसे कुछ खाने का ही मन नहीं करा, पर भूखे क्यों रहना, इसलिए अपना नाश्ता खत्म किया और प्लेट रखने रसोई में जा ही रही थी तो देखा सब लोग तैयार होकर निकल रहे हैं। नंदोई जी अपनी चाबी उठाकर पिताजी के साथ बाहर निकल लिए। वहीं दोनों नंदे अपना बैग लहराती हुई बाहर आई और भाभी को बाय बाय कह कर निकल गई। सासू माँ जी भी बाहर आई और अर्पिता को काम बता दिया। बहू, हम लोग ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तुम दोपहर का खाना तैयार कर लेना। उसे काम बताकर वो भी बाहर निकल गई। समीर बाहर आया और अपने कमरे में पर्स और बाइक की चाबी लेने चला गया। अमित, तुम सब लोग कहीं जा रहे हो क्या? अर्पिता ने पूछा। उसकी बात को सुना अनसुना कर अमित बोला, अभी मम्मी ने बताया तो सही कि ज़रूरी काम से जा रहे हैं। हाँ, पर कहाँ जा रहे हो? तुम लोगों ने ये तो नहीं बताया। अब ज़रूरी है हर क्या बात को तुम्हें बताना तो दिया, ज़रूरी काम से जा रहे हैं और मम्मी ने तुम्हें जो काम बताया वो कर लेना, कहता हुआ अमित अपना चाबी लेकर वहाँ से निकल गया। अर्पिता उसके पीछे पीछे दरवाजे तक आई तो देखा सब लोग कार में बैठे थे, पर पता नहीं क्यों ये अभी तक भी नहीं गए। अर्पिता वहीं दरवाजे पर खड़ी रही, उन लोगों को देख ही रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं। 10 मिनट बाद उसे घर में काम करने वाली मैड आती दिखी। उनके आने पर अमित की माँ का उन्हें अपने पास बुलाया और उन्हें कुछ समझाकर वो लोग वहाँ से निकल गए। मैड घर में आ गई तो अर्पिता ने दरवाज़ा बंद किया और आकर सोफे पर बैठ गई। मैड अपने काम में लग गई। सबसे पहले उन्होंने अमित की माँ के कमरे की सफाई की और फिर बाहर निकलकर उस कमरे के दरवाजे पर ताला लगा दिया। उन्हें ताला लगाता देखकर अर्पिता ने पूछा, अरे काकी, ताला क्यों लगा रही हो? उसकी बात सुनकर मैड ने उसकी तरफ देखा और बोली, मैडम ने कहा है कि उनके कमरे की साफ सफाई करके ताला लगा देना। अर्पिता ने उसके आगे कुछ नहीं कहा, पर उसे हैरानी तब हुई जब मैड ने चाबी उसे देने की जगह अपनी कमर में खोस ली और घर की बाकी के कमरों की सफाई करने लगी। एक नौकरानी पर भी आंख मूंद कर विश्वास था, पर अपनी बहू पर नहीं। माना कि मैड यहाँ कई सालों से काम कर रही है, पर वो भी तो इस घर की इकलौती बहू है। आज नहीं तो कल उसे ही तो सब कुछ संभालना है। खैर, अर्पिता ने देखा कि जैसे मैड सफाई करती जा रही थी वैसे वैसे कमरों का ताला लगाती जा रही थी। उन्होंने सिर्फ नित्या का कमरा, रसोई और हॉल भी छोड़ा था जहाँ ताला नहीं लगा था। काकी, आप तो जहाँ रही हो अब सारे कमरों का ताला लगा दिया तो चाबी भी दे दो, नहीं तो जब लोग आएंगे दरवाज़ा कैसे खोलेंगे? उसकी बात सुनकर मैड बोली, माफ़ करना बहू रानी, पर मैम साहब ने मना किया है आपको चाबी देने से। उन्होंने कहा कि ताला लगाकर चाबी पड़ोसन वाली तिवारी जी को दे जाना। कहकर मैड घर से निकल गई, जबकि अर्पिता सोफे पर बैठी एकटक उन्हें जाती देखती रह गई। अर्पिता कहाँ ऐसे सपने देख रही थी कि खुशहाल जीवन जिएगी जिसका उसका पहला उसको
प्यार मिल गया, पर अब ससुराल वालों से पाला पड़ रहा था कि कहाँ तो घर में नौकर चाकर काम करते थे, अब लेकर के एक मेड रह गई जो भी घर की साफ सफाई के लिए आती थी। बाकी रसोई का सारा काम अर्पिता के हिस्से में डाल दिया। अब तो अमित भी पूरी तरह से अपने माता पिता के कहे में रहता था। अर्पिता के हिस्से सिर्फ जिम्मेदारी आ गई थी, उसे कोई अधिकार नहीं दिया गया। आज उसे पछतावा होता था कि क्यों उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अपने माता पिता का दिल दुखाकर वो यहाँ कहाँ खुश है। दोपहर के 3 बज गए, तब तक सब लोग घर आ गए। अमित पड़ोसन वाली आंटी जी के यहाँ से चाबियाँ लेकर आया। हमेशा की तरह सामान सीधे सब सासू जी के कमरे में गए। सब लोग सामान के साथ सासू के कमरे में ही थे कि अर्पिता उन लोगों को खाने के लिए बुलाने आई। उस समय छोटी ननद अपने सोने के गहने पहनकर दिखा रही थी, जिसकी शॉपिंग शायद आज ही की गई। एकदम से अर्पिता को वहां देखकर उसने फटाफट ज्वेलरी निकालकर बैग में रख दी। वहीं सासू जी अर्पिता को देखकर गुस्से में बोली, बहू तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है कि किसी के कमरे में कैसे जाया जाता है। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अचानक सास जी के सवाल से हड़बड़ाती हुई अर्पिता बोली, जी मैं वो दरअसल आपको खाने के लिए बुलाने आई थी। उसकी बात सुनकर अमित नाराज होकर बोला, खाना क्या भाग कर जा रहा था? आकर खा तो रहे थे। यूं एकदम से मम्मी के कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई? अमित ने जिस तरीके से धुलकारते हुए अर्पिता से कहा, उसे अर्पिता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, ये आप मुझसे किस तरह से बात कर रहे हैं? मैं भी तो इसी घर की सदस्य हूँ। मैं भला इस कमरे में क्यों नहीं आ सकती? नहीं आ सकती? तुम मेरे कमरे में, मुझे नहीं पसंद है तुम्हारा यहाँ आना। यहाँ सारा कीमती सामान रखा होता है। अचानक से सास बोली। उनकी बात सुनकर अर्पिता को ऐसा लगा जैसे कोई उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा हो। आपको मुझसे ज़्यादा मेड पर विश्वास है, जबकि मैं आपके घर की बहू हूँ। मैं घर में मौजूद थी, फिर भी अपने मेड से कमरों में ताला लगवाया और चाबी आंटी के घर पर दे दी। आपको मुझ पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं? आपको माजी अर्पिता बोला, हाँ नहीं, मुझे तुझ पर भरोसा। भला हम तुझ पर भरोसा क्यों करें? अरे जो अपने माँ बाप की नहीं हुई वो हमारी क्या होगी? तू तो तेरे ही माँ बाप के गहने चुरा के भागी थी ना, याद है कि भूल गई? फिर तेरा क्या भरोसा हो कि तू हमारे गहने ही नहीं चुरा गई? यह सुनकर अर्पिता बिल्कुल हैरान रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने आईने के सामने खड़ा करके उसे शर्मिंदा कर दिया हो। अपनी इस प्रतिबिंब को तो वो देख भी नहीं पा रही थी और ना ही कुछ कह पा रही थी, इसलिए अपने आंसू लेकर कमरे के बाहर निकल गई और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। आज सचमुच उसके माता पिता का चेहरा उसे याद आ रहा था। उनके विश्वास को तोड़कर आज तो कुछ उसे मिल रहा था। शायद वो उसी के लायक थी। आखिर रात ही हो गई। दोस्तों, आज की ये हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आई नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम। दोस्तों, हर लड़की को अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, ना कि उनकी बेइज्जती, और उनकी पसंद से ही शादी करनी चाहिए। दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी और किस लड़की को यह सीख मिली और किस लड़की के साथ ऐसा हुआ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके दोस्तों, धन्यवाद।